भाई आपका आवाज में खनक बहुत है, पर आंकड़े समर्थन नहीं दे रहे ओपी चौधरी साहब। भाई 2018 में जो भी हुआ बात ठीक है, पर पिछले 5 साल में भी क्या हुआ? हर उपचुनाव तो हार गए आप। अरे आपके विधायक नक्सली हमले में शहीद हुए, वो सीट तक ना बची आपसे, तो फिर जाके कैसे माने देखिए कि आपके हालात बेहतर हो, कांग्रेस के इतने बदतर हैं? थोड़ा समझाइए तो सही ना, आप तो समझा सकते हैं हम लोगों को। उपचुनाव एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होता हिमांशु जी, आप भी जानते हैं कि उपचुनाव कैसे लड़े जाते हैं और सिस्टम का सत्ता तंत्र के द्वारा किस तरह से देश में मोदी जी की सरकार, और इसके बावजूद भी आप इतने लाचार कैसे माने? देखिए आज छत्तीसगढ़ में जो हालात है उसको सभी जानते हैं, सारे प्रशासनिक तंत्र, पुलिस तंत्र सब जानता है कि किस तरह से भयाक्रांत करके कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार सिस्टम का दुरुपयोग कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है। उसी तंत्र के तहत उपचुनाव भी इन्होंने लड़ा है। किस तरह से उपचुनाव लड़ा सबको पता है, लेकिन मैं इतना आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि 2023 में जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि कांग्रेस की सरकार को बाहर करेगी, आतताई सरकार को बाहर करेगी और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। क्या कर दिया भाई इस सरकार ने, जो आतताई सरकार हो गई, अत्याचारी सरकार हो गई? थोड़ा पता तो चले भाई। ये तो बता रहे हैं जीवन में अगर बाहर आई तो इस सरकार के साथ ही आई, आप कह रहे हैं अगर जीवन में अंधेरा आया तो केवल इस सरकार से आया। बड़ा विरोधाभास है। देखिए शराब में माफिया, कोयला में माफिया, रेत में माफिया, सीमेंट में माफिया, भर्ती में माफिया, पीएससी में माफिया, रोजगार में माफिया, व्यापम में माफिया, यूरिया में माफिया, डीएपी में माफिया, ऐसा कोई जगह ही नहीं छोड़ा इन्होंने जहां पे माफिया राज ना हो। और माफिया राज चला चला करके छत्तीसगढ़ को सोनिया गांधी, गांधी परिवार का एटीएम बना करके यहां से पैसा लूट लूट कर, छत्तीसगढ़ महतारी से पैसा निकाल निकाल कर ये गांधी परिवार को पहुंचाते रहे। ये माफिया राज इन्होंने स्थापित किया है। दूसरा, वादा खिलाफी को लिए मैं कहना चाहूंगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। चाहे कर्मचारी हो, युवा हो, महिला हो, बेरोजगार हो, किसान हो, हर वर्ग को इन्होंने ठगने का काम किया। जन घोषणा पत्र के रूप में झूठ का पुलिंदा जनता के घर घर तक पहुंचाया गया था और आज जनता उसी का इंतजार कर रही है कि झूठ के पुलिंदा वाले कब आएंगे। आज कांग्रेस के हमारे साथी जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने वादा खिलाफी की है, उसके कारण किसी के घर जाने की स्थिति में नहीं है और आज 2023 उसी का परिणाम सामने आएगा। किसके घर जाने से डर गए भूपेश बघेल जी? भूपेश बघेल जी किसी के घर जाने लायक नहीं रहे। वो तो फोर्स इतने सारे लेकर जाते हैं, फोर्स ना रहे तो कहीं ना जा पाए भूपेश बघेल जी। भाई आपने दावे तो इतने बड़े कर दिए, इसमें आपने बोला कि किसानों के साथ वादा खिलाफी, थोड़ा हमें पता चले कौन सी वादा खिलाफी हो गई भाई? कांग्रेस तो इसी पे मुग्ध है, सरकार इसी पे मुग्ध है। अपन ने किसानों का मामला इतना बढ़िया सेट कर दिया, कोई और सेट ही ना हो पाएगा। गंगा जल की झूठी कसम कांग्रेस ने खाई है जी। गंगा जल तक को भी माफ नहीं किया, गंगा जल तक की सम्मान नहीं किया। आज देखिए गौ, चाहे गंगा जल हो चाहे गौ माता हो, दोनों का अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया है। एक बोले थे कर्जा माफी करेंगे, आप किसी भी किसान को जाकर पूछिए दीर्घकालिक कर्जा माफ हुए क्या, प्राइवेट बैंकों के कर्जा माफ हुए क्या? आप जो वादा खिलाफी किसानों के लिए, आज वर्मी कंपोस्ट का मामला है, हम पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। 2 रुपए में गोबर खरीदते हैं और मिट्टी कंकड़ मिला करके उसको वर्मी का नाम दे करके 10 रुपए में जबरन किसानों को बेचा जा रहा है। जो किसान नहीं लेना चाहता उसको यूरिया नहीं मिलता, डीएपी नहीं मिलता, लोन नहीं मिलता है। आज रकबा कटौती की जा रही है। आज पूरे प्रदेश में नारा लग रहा है खाए बर हो रहा नहीं है, भूपेश कर अब हो रहा नहीं है। तो किसानों के लिए हर तरह से, किसानों तक को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। बाकी वर्गों की बात करूं मैं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, तो वादा खिलाफी की फहरिस्त इतनी लंबी है कि हमारा कार्यक्रम बहुत छोटा पड़ जाएगा। ना आपके लिए समय की हमारे पास कोई कमी नहीं है, आप चिंता करो, आप अपनी लिस्ट बताओ। फिर तो साहब 6 बजे तक बोल दीजिए। तो फिर तो आप ये बताओ, सब कुछ इतना बढ़िया है तो ये रायपुर में इतनी बेचैनी क्यों रहती है? आपका हर नेता आ रहा है, पूरे प्रदेश से लोगों को रायपुर बुला रहा है, जिस समय पर लोगों को गांव गांव, गली गली, शहर शहर, डगर डगर, नगर नगर जाना चाहिए, उन सबको छुड़वा कर रायपुर में हाजिरी भरवा रहे हो। ये किस रणनीति पे काम कर रहे हो भाई? आप घर संपर्क अभियान हो, बूथ का कार्यक्रम हो, शक्ति केंद्र का कार्यक्रम हो, भारतीय जनता पार्टी एक सांगठनिक पार्टी है और उस संगठन के तहत जन जन के बीच में जाने के लिए अभी कल रायगढ़ में यहाँ की स्थानीय समस्याओं को, प्रदूषण को लेकर, फ्लाई एश की जहां तहां डंपिंग हो रही है उसको लेकर, और स्थानीय उद्योगों में जो रोजगार
नहीं दिलाया जा रहा है स्थानीय युवाओं को, उसको लेकर बहुत बड़ा आक्रोश रैली निकल रहा है। तो जनता के बीच भी हम जा रहे हैं और सांगठनिक कामों को भी कर रहे हैं। और रहा सवाल सीरियसनेस का, तो भारतीय जनता पार्टी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार साध्य नहीं है, साधन है। और भारत को आगे बढ़ाने के लिए, जन कल्याण करने के लिए सरकार रूपी साधन को प्राप्त करना अनिवार्य है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के सभी लोग पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, आप आगे कैसे बढ़ा रहे हैं? छत्तीसगढ़ को लेकर भाजपा की कोई उम्मीद नहीं है क्या? भाई आप देखिए, मध्य प्रदेश, यहां पे भाजपा की सरकार है, दनादन कार्यक्रम हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी के। राजस्थान 5 कार्यक्रम हो चुके पिछले 3 महीने में प्रधानमंत्री जी के। यहां ले दे के एक बार बुला पाया प्रधानमंत्री को। क्या जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास है या नतीजे पे पहुंचे कुछ होना जाना नहीं, क्यों समय खराब करे? थोड़ा समझाओ ना ओपी जी। देखिए, गृह मंत्री हमारे आदरणीय अमित शाह जी के कार्यक्रम लगातार हुए हैं, आदरणीय नड्डा जी के कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लगातार हुए हैं। अभी थोड़ा आप ही बताओ, पिछले महीने नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम राजधानी में हुआ और इस अगस्त माह में रायगढ़ में ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो लगातार एक रणनीतिक तहत लगातार पार्टी कार्यक्रम हो रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी समय और आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को जरूर मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि नड्डा जी के भी कार्यक्रम हो रहे हैं, अमित शाह जी के भी कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को भी हम रायगढ़ लेकर आ रहे हैं। ये आप लोगों के बाजुओं पे भरोसा नहीं रहा कि भाजपा को, जो सबको बाहर से लाना पड़ रहा है? जहां कार्यक्रम कम होता है तो आपको प्रॉब्लम, कार्यक्रम ज्यादा होता है तो आपको प्रॉब्लम। हमारा काम तो सवाल करना है, आपका काम उत्तर देना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, हमारे जो स्थानीय लोग हैं, हमारी स्थानीय नेतृत्व है, वो पूरी तरह से हर जगह डटा हुआ है। आज लगातार हम बस्तर हो, सरगुजा हो, प्लेन छत्तीसगढ़ हो, हमारे छत्तीसगढ़ के नेता लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है, तो हम तो बुलाएंगे ही। और जिसके पास राहुल गांधी है, उसकी मजबूरी है, वो कैसे बुलाएगा? बड़ी दिक्कत की बात है। आपके साथ इतने अच्छे नेता हैं, आप बता रहे हैं पिछले 4.5 साल से हमने काम भी बहुत अच्छा किया है। तो जिन्होंने अच्छा काम किया उनको पुरस्कृत किया जाता है जी, पर आप तो उल्टा कर रहे हैं। अच्छा काम किया विष्णुदेव साय जी ने, पदजल अध्यक्ष पद से हटा दिए गए। बहुत अच्छा काम किया धर्मलाल कौशिक जी ने, नेता प्रतिपक्ष से हटा दिए गए। ये कौन सा तरीका होता है? आप समझ पाए क्या? आप तो बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहे ओपी चौधरी जी, ये कौन सी विधा होती है? जरा इस पर रोशनी मिले। इस विधा को भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और उसकी राजनीति को समझना सामान्य दृष्टिकोण से संभव नहीं है हिमांशु जी। तो यहाँ पे कोई पद नहीं, दायित्व होता है। कोई पद का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ दायित्व और कर्तव्य का कॉन्सेप्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, आदरणीय विष्णुदेव साय जी हो, चाहे धर्मलाल कौशिक जी हो, बहुत सारी जिम्मेदारियां उनको मिली और लगातार मिल रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दोनों ने काम किया, बड़े बड़े जिम्मेदारियों पर विष्णुदेव साय जी रहे, धर्मलाल कौशिक जी रहे, और दोनों अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य हैं। तो अलग अलग समय होता है, अलग अलग फेज होता है, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से और बड़ी भूमिका वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों ही नेता निभा रहे हैं। ओपी चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी ने 3 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है जी, अभी छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है। थोड़ा आप समझाएंगे हमें? मैं यही बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी पद एक जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य का बात होता है, कोई पद या सत्ता की बात नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी से 3 लोगों को इस अहम जिम्मेदारी को दिया गया पूरे राष्ट्रीय स्तर पे। तो इसको हम रमन सिंह जी के या सरोज पांडे जी के स्तर पर देखने के बजाय पूरे छत्तीसगढ़ के नजरिए से देखें कि पूरे छत्तीसगढ़ से 3 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी ऐतिहासिक रूप से मिली। पूछते हैं आपसे, निश्चित रूप से ये जो चुनाव में 3 महीने का समय बचा जी, तभी 3 नेता इस लायक क्यों लगे आपकी पार्टी को कि उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया? ये 4 साल तक याद क्यों नहीं है?
ये लगातार चलता रहता है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के उपाध्यक्ष के रूप में आदरणीय रमन सिंह जी की जिम्मेदारी लगातार रही। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बहुत सारे नेता दिल्ली में अपना दायित्व और राष्ट्रीय स्तर पर निभाते रहे। अब निश्चित रूप से और प्रतिनिधित्व मिला है, इसके लिए हमको सहर्ष होना चाहिए। प्रदेश और देश से बाहर निकलते हैं और अब आपके जिले पर आते हैं और आप पर आते हैं जी। क्या मस्त समय था ना ओपी चौधरी जी। क्या कलेक्टर हुआ करते थे, क्या जलवायु जलाल हुआ करता था, लोग इंतजार करते थे। ये 5 साल में कितना अखर्रा है, थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए ना। देखिए, मेरे पास तो 60 साल तक का लाइसेंस था, 13 साल सर्विस में निभाया, करीब करीब 23-24 साल की और नौकरी बची थी जिसमें आराम से लोगों को वेट करा सकता था। एसी हॉल रहता, पूरा जीवन भर का लाइसेंस था, गाड़ी घोड़ा नौकर बंगला सब कुछ था। लेकिन मैं जिंदगी में जो भी निर्णय लेता हूं बड़ा सोच समझ के लेता हूं, और मैंने ये सोच समझ कर निर्णय लिया कि बाकी की जिंदगी मुझे जनता जनार्दन के बीच में गुजारनी है। और मैं आपको ईमानदारी के साथ कह रहा हूं जी, बिल्कुल ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि 4 साल लगभग 5 साल का समय मेरे को रिजाइन किए पूरा हो चुका है। 5 सेकंड के लिए भी मुझे पछतावा नहीं हुआ, जबकि हम विपक्ष में हैं, मैं चुनाव हारा हुआ हूं। लेकिन जो राजनीति में मुझे जितना प्यार मिला, यहाँ की स्थानीय लोगों ने जितना प्यार और सम्मान दिया, उसके कारण मुझे 5 सेकंड के लिए पछतावा नहीं हुआ, बल्कि मुझे खुशी होती है कि मैं जनता के बीच में हूँ, सड़क में हूँ, धूल में हूँ, पसीने में हूँ। आई एम एंजॉयिंग इट। मुझे बड़ी खुशी होती है। पछतावा नहीं हुआ नौकरी छोड़ने का, पर इसका तो पछतावा होता होगा ना, ये टाइमिंग गलत रही। 2013 में छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा था, 2018 टाइमिंग गलत हो गई। देखिए, टाइमिंग तो स्टॉक मार्केट में करते हैं अपन जी। जीवन में और राजनीति में टाइमिंग का इंपॉर्टेंस मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ जी। अगर आपके लिए राजनीति एक मौका परस्ती ना होकर एक पैशन है जी, राजनीति मेरे लिए कोई मौका परस्ती नहीं है, कोई कुर्सी का दौड़ नहीं है, मेरे लिए एक पैशन है। और मैं एक समाज सेवा की दृष्टि से लोगों के जीवन में कुछ बेहतरी कर सकूं, इस दृष्टिकोण से राजनीति कर रहा हूं। मेरे राजनीति का एक स्टेटमेंट मेरे लिए प्रेरणा है कि अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने का पहला दुष्परिणाम होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन करने लगते हैं। ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था आईएएस की तैयारी करते हुए, एरिस्टोटल का स्टेटमेंट है, अरस्तू का। तो मुझे बड़ा इंप्रेसिव लगता था और मैं उसी सिद्धांत के साथ आज निर्णय लेकर के जनता के बीच में कर रहा हूं और राजनीति से मैं बहुत आनंदित हूं। बड़ा आत्मसंतुष्टि का बड़े गंभीर किस्म की टिप्पणी कर दी आपने। अच्छे लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग शासन करेंगे। ये भाजपा में वो बुरे लोग कौन थे जिनको रोकने के लिए आप भाजपा में आए? भाजपा और कांग्रेस की बात छोड़िए, मैं तो पार्टी से ऊपर उठकर बात करना चाहता हूं। समाज के अच्छे लोगों को, समाज के महत्वपूर्ण लोगों को राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए। उसको कीचड़ नाली इस तरह के जो उपमाएं दी जाती हैं और उससे दूर भागा जाता है, उस प्रवृत्ति से बाहर निकलकर पार्टी अपने विचारधारा के अनुसार जो भी चुने, ये भी मैं कहना चाहता हूं। सभी समाज के अच्छे लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति में आए। भारत के लोकतंत्र में राजनीति परिवर्तन का बहुत बड़ा माध्यम है, इसमें मैं पार्टीगत टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूं। चाहे कांग्रेस में भी अच्छे लोग हों, उनको भी मैं अच्छा मानता हूं, और बीजेपी के अंदर भी अगर कोई बुरा हो तो भी मैं बुरा बोलूंगा। कांग्रेस में कौन अच्छे लोग हैं जो भाजपा में लाने की इच्छुक हैं आप? अब लिस्ट तो बना लेंगे और आप भी अगर मदद करेंगे तो उनको हम भाजपा में ले भी आएंगे। मैं भी मानता हूं कि कांग्रेस के अंदर 100% लोग बुरे नहीं हैं। दिक्कत है इनकी गांधी परिवार और चापलूसी और राहुल गांधी। यहाँ पे कई अच्छे लोग कांग्रेस में फंस गए हैं, उनको भी हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी आप कर रहे हैं जी। हमने वैसे कहा था कि हम देश प्रदेश से बाहर निकल के अब इधर ही बात करेंगे, पर आपसे गांधी छूटते ही नहीं है। क्या बात है भाई? वही छोड़ना नहीं चाहते, ना कांग्रेस को छोड़ना चाहते, ना देश को छोड़ना चाहते। आपकी उम्र और राहुल गांधी की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है क्या? कंपटीशन महसूस होता है क्या? नहीं, मैं इतना बड़ा तो अपने आप को नहीं मानता। अच्छा, मतलब राहुल गांधी को इतना बड़ा मानते हैं? ठीक है, जिस तरह से कब्जिया के रखे हैं कांग्रेस को, इसलिए वो जबरदस्ती बड़ा बने हुए हैं। हमारे कांग्रेस के मित्रों को भी चॉइस दिया जाए तो नहीं स्वीकार करेंगे, मजबूरी है जी। अच्छा, और मोदी जी? जरूरी है। क्यों? राहुल गांधी मजबूरी है, मोदी जरूरी है। इस देश को अगर आगे बढ़ाना है, इस देश को अगर वैश्विक स्तर पर एक स्थान दिलाना है, इस देश को अगर $10 ट्रिलियन की इकॉनमी बनानी है, 3rd पोजीशन पे, 2nd पोजीशन पे पहुंचाना है, भारत को अगर एक महान राष्ट्र बनाना है, तो नरेंद्र मोदी का आज की राजनीति में कोई विकल्प नहीं है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। क्या अब विषयांतर हो जाएगा, हम देश पे ज्यादा चले जाएंगे, हमें बात यहाँ की करनी है।
या रायपुर में बैठेंगे ना जी। तो जानेंगे कि उनके बने रहते हुए मणिपुर में क्या हो जा रहा है, जानने में हमारी बड़ी दिलचस्पी है। लेकिन अभी उसका जवाब देंगे जी समय पर। अभी जो आपसे जानना है वो ये है कि रायगढ़ आपका गृह जिला जी बहुत बुरी तरीके से हारे भाई आप 2018 में जी जिले को। इन 5 साल में क्या कुछ ऐसा कर पाए कि उम्मीद करें कि कुछ बन जाएगी बात? थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना विपक्ष धर्म निभाते हुए लगातार लड़ाई लड़ रही है, चाहे वो खराब सड़क का मामला हो, उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने का मामला हो, प्रदूषण का मामला हो। आज रायगढ़ को हमको बहुत ऊपर ले जाने की जरूरत है। रायगढ़ एक बहुत बड़ा स्थान छत्तीसगढ़ में डिजर्व करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो स्थान नहीं मिल पाया जिसका रायगढ़ हकदार है। यहाँ पर एक केआईटी कॉलेज, इंजीनियरिंग का एकमात्र कॉलेज भाजपा के समय में खुला। आज उमेश भाई ठीक है कांग्रेस में है, मंत्री में है, लेकिन रायगढ़ के लिए उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उसका एक बेहतर भविष्य बनाते। एक मेडिकल कॉलेज जो भारतीय जनता पार्टी के समय में खुला, वह भी लगातार डिटोरिएट हो रहा है। इतना ट्रैफिक का प्रेशर है, यहाँ पे रिंग रोड बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे शिक्षा की दृष्टि से और बहुत आगे ले जाने के लिए अब नालंदा परिसर अपन रायपुर में देखते हैं, रायगढ़ में नालंदा परिसर क्यों नहीं हो सकता? रायगढ़ में इतनी अधिक संभावनाएं हैं। आपके दोस्त तो यहाँ कलेक्टर रहे, क्यों नहीं बनवाए आप? इसीलिए तो राजनीति में आया हूँ। राजनीति प्रशासन तो इम्प्लीमेंट करती है, राजनीति निर्णय लेती है। तो निर्णय करने वाली स्थिति में हम आने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारी सरकार बनेगी और बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। और वैसे मेरे जो दोस्त कलेक्टर रहे हैं, उन्होंने चाहे अमित कटारिया हो, चाहे मुकेश बंसल हो, जिस तरह से काम किया शहर के लिए, उसके लिए हमारे भाजपा के भी साथी और कांग्रेस के साथी भी गवाह हैं। ये कैसा काम किया कि 2018 में पूरी तरीके से निपट गए आप लोग? देखिए, काम करना, निपट जाना, नहीं निपटना, लोकतंत्र में मैथमेटिक्स नहीं होता है, लोकतंत्र में केमिस्ट्री होती है। गणित से लोकतंत्र नहीं चलता, रसायन से चलता है। अभी तो इतनी देर से ओपी चौधरी जी आप हमें समझाने में लगे थे गणित ही, कि देखो इन्होंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, उससे केमिस्ट्री बनेगी, इसलिए हम आएंगे। और अभी हमने पूछ लिया आपसे तो बोले कि यार गणित नहीं होता, केमिस्ट्री होती है। तो थोड़ा समझाओ ना भाई, कैसी केमिस्ट्री होती है जिसमें 2018 में पानी भी नहीं मांगी पार्टी आपकी यहाँ पे? मैं यही कहना चाहूंगा आदरणीय हिमांशु जी और सारे हमारे जनता जनार्दन को जी, 15 साल तक इसी जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। 15 साल तक लोकतंत्र में एक सरकार का अच्छे तरीके से चलना बहुत बड़ी सफलता मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सरकार की, डॉक्टर रमन सिंह जी की छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा काम किए, तब 15 साल तक कंटिन्यू किए। 15 साल बाद निश्चित रूप से हमको जनता ने नकारा, हमको विपक्ष की जिम्मेदारी दी, जनादेश हमारे खिलाफ आया। इसको मैं लोकतंत्र में एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानता हूं। भारत की राजनीति में आप उदाहरण खोजने जाएंगे कि 15 सालों तक अच्छे तरीके से किसी पार्टी ने लगातार जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया हो और अच्छा गवर्नेंस किसी स्टेट को दिया हो, तो आज की राजनीति में बहुत कम उदाहरण मिलते हैं पिछले 20-30 सालों की राजनीति में। तो भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, जनता ने नकार दिया था पिछली बार, इस बार कांग्रेस ने इस तरह के कुकर्म किए हैं, इस तरह का अत्याचार किया है, इस तरह की वादा खिलाफी की है, इस तरह का माफिया राज फैलाया है कि निश्चित रूप से जनता, मैं तो बोल दिया 3 पंचे 15 उस बार मिला था, इस बार 5 पंचे 25 का मामला है। आप क्या उलझन पैदा कर देते हैं? उलझन ये पैदा हो जाती है कि कांग्रेस ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, इसलिए बात बन जाएगी। इतने पुरुषार्थी लोग जिस पार्टी में, उसने भी तो कुछ 5 साल में क्या होगा कि जिसके कारण भी बात बन जाएगी। थोड़ा इस पर भी रोशनी मिल जाए ना कि इन 5 सालों में आप लोगों ने क्या किया जिसके चलते प्रदेशवासियों को आपके संदर्भ में लगे भाई कोई उम्मीद इनसे रख लो जी, या चूंकि ये ठीक नहीं है इसलिए आपको चुन लो? भी निश्चित रूप से वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कोयला घोटाला किया इन्होंने, मैंने वीडियो पोस्ट किया केजीएफ का, कोरबा में जो कोयला घोटाला चल रहा था, उस पर कोयला माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय भूपेश बघेल जी ने मुझ पर गैर जमानती धारा में एफआईआर दर्ज करा दिया। हमारे लोग लड़े, सड़कों पर लड़े, एफआईआर हुए, कई तरह की चीजें लगातार हुई। पीएससी का मामला लूं मैं, पीएससी में आज जो भ्रष्टाचार और माफिया राज चल रहा है, उससे पूरे छत्तीसगढ़ के युवा दुखी हैं। हम उनके लिए लड़ाई लड़ते हुए राजधानी की सड़कों पे कूदे। महिलाओं के अधिकारों के लिए शराबबंदी, महिला स्व सहायता समूह, कर्जा माफी, रेडी टू ईट के काम को वापस दिलाने, इस तरह के मुद्दों के लिए रायपुर में महतारी हुंकार रैली की। किसानों के लिए लगातार लड़ रहे हैं।
हम कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण का मामला है, कहा था सरकार ने कि 10 दिनों के भीतर नियमितीकरण कर देंगे। आज 5 साल बाद भी उनको कोई सुनने वाला तक नहीं है। हम लगातार उनके साथ खड़े हो रहे हैं। इस तरह के हर वर्ग की लड़ाई को विपक्ष धर्म निभाते हुए हम एक सकारात्मक रचनात्मक विपक्ष के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए जनता हम पर भरोसा करेगी। आप इतने कमजोर क्यों साबित हो रहे हैं भाई? इतनी लड़ाई आप लड़ रहे हैं पर कोई भी लड़ाई अंजाम पे नहीं पहुंच रही। इतनी मजबूत पार्टी, इतना मजबूत नेतृत्व, देश में इतनी मजबूत सरकार, पर जितने भी मुद्दे आपने गिनाए जी, इस मुद्दे को लेकर, इस मुद्दे को लेकर, इस मुद्दे को लेकर, किसी में भी सफलता का सर्टिफिकेट साथ में नहीं लग रहा। क्यों? देखिए, हमारे लगातार प्रयासों का ही परिणाम है कि भूपेश बघेल जी 16 लाख लोगों को आवास छीन लिए, लेकिन आज चिट्ठी लिखते हैं कम से कम दिखावा के लिए। वो एक संवेदनहीन मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस की आज की जो सरकार चल रही है वो बिल्कुल संवेदन शून्य सरकार है। इनको न जनता की आवाज से कोई मतलब है, न विपक्ष की आवाज से कोई मतलब है। लोकतंत्र में जब आपके कान इतने बहरे हो जाते हैं तो 5 साल बाद तो जनता दिखाती ही है। 5 साल बाद जनता दिखाती है। अब आपकी थोड़ी निजी तौर पर आ जाए जी, पिछली बार चुनाव लड़े थे जी, पर आपकी पार्टी तो गजब की पार्टी है ना। जो इतने प्रतिभाशाली लोग होते हैं उन्हें चुनाव के चक्कर में नहीं डालती, सीधे प्लेस करती है। आपको नहीं लगता आपके संदर्भ में कैलकुलेशन गलत रही? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि भाई मेरे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, नीति आयोग, पॉलिसी, इस तरह के काम करने होते तो आईएएस ही ठीक था। मैं तो राजनीति में आया हूं जनता के बीच काम करने के हिसाब से, और जनता के बीच में रह करके अच्छा मुझे लगता है, और मैं इसी राजनीति को एंजॉय कर रहा हूं। नहीं, इस राजनीति को एंजॉय करते हैं। फिर चुनाव लड़ने का मन है, या पार्टी जब इतना ही मेहनत करा रही है तो राज्यसभा के हिसाब किताब करे? क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी में किसी का व्यक्ति का मन इंपॉर्टेंट नहीं होता है जी, और मन को हम त्याग ही देते हैं, मन में कुछ लाते ही नहीं है जी। हम निष्ठा के साथ एक सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में सारे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग काम करते हैं। जिसको जो जिम्मेदारी पार्टी तय करे उसको एक पद या अधिकार न समझकर, एक दायित्व और कर्तव्य समझकर हम उसको निभाते हैं। तो वी डोंट केयर कि हमको क्या बनाया जाता है, क्या नहीं बनाया जाता है। पार्टी आज जनरल सेक्रेटरी का दायित्व दी है केवल 3-3.5 साल के काम करने के बाद। इसे मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानता हूं, बहुत बड़ा अवसर मानता हूं, और इस दायित्व को मैं पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूं। ये जो भाजपा के कार्यकर्ता ऐसे होते हैं और भाजपा के कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, आप जो इतनी बता रहे हैं, तो फिर ये बागी चेहरे क्यों दिखाई देते हैं और वो आपके पराजय की इबारत कैसे लिख देते हैं? इतने निष्ठावान कार्यकर्ता हुआ करते थे विजय अग्रवाल जी, जानते हैं ना आप उन्हें? बिल्कुल जानता हूं। उनके साथ क्या किया था आपने? नहीं चल, राजनीति में कई बार कई निर्णय हो जाते हैं, और बड़े खुशी की बात है कि आदरणीय विजय अग्रवाल जी हमारे पार्टी में आकर के आज हम हमारे ही हाथ को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये मजबूती के सिलसिले के चक्कर में और कितने लोगों पर आपकी निगाह है जिनके संदर्भ में समय समय पर वो आपसे बिछड़ गए, तो उनको वापस मजबूत करने के लिए आप बुला रहे हैं? देखिए, पहले तो हर व्यक्ति आजादी की लड़ाई के समय कांग्रेसी होता था जी, चाहे अपना विचारधारा कोई भी हो, राजनीतिक विचार कुछ भी हो, सब लोग एक मंच पे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेसी हुआ करते थे जी। तो एक स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि आज का हर भाजपाई कल कांग्रेसी था जी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम कर रही है, तो उसके संदर्भ में कहना चाहूंगा कि आज का हर भाजपाई कल कांग्रेसी था और आज का हर कांग्रेसी कल भाजपाई होगा। ये भूपेश बघेल जी को आमंत्रण है क्या आपका? उनको भी भारतीय जनता पार्टी के विचार में आना ही पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की चापलूसी की राजनीति, कांग्रेस की इस तरह की राजनीति को मन में वो भी स्वीकार नहीं करते होंगे, मजबूरी में फंसे हुए हैं, या उनके सत्ता की लालसा के कारण वो कुर्सी की दौड़ में लगे हुए हैं। अगर देश की सोचेंगे, समाज की सोचेंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें भारतीय जनता पार्टी के विचार को ही समर्थन देना। हम तो समझना ये चाहते हैं कि जिसको अभी आप थोड़ी देर पहले संवेदनहीन करार दे रहे थे, उसके लिए भी भाजपा के दरवाजे खुले हैं। ऐसा कैसे कर लेते हैं आप? देखिए, अगर व्यक्ति आज भी सकारात्मक होकर सकारात्मक दिशा में कोई भी काम करना चाहता है तो निश्चित रूप से हम उसको वेलकम करेंगे। मतलब जो भाजपा के साथ हो जाता है वो सकारात्मक हो जाता है। आपका लॉजिक जो भी रहे, मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार हम लोग समाज के सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, और जो भी सकारात्मक व्यक्तित्व हो उसको हम निश्चित रूप से इस विचार से जोड़कर आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं।
लेकिन निश्चित रूप से कई लोग विघ्नकारी लोग हैं, राष्ट्र विरोधी लोग हैं, वो लोग अपने देश विरोधी कामों में लगे रहते हैं, वो भी लगे रहे। सवाल की ओर आते हैं जी। जब आप प्रशासनिक अधिकारी थे तो आपसे मिलते थे तो हम आपको प्रदेश के भावी मुख्य सचिव के तौर पर कुछ ज्यादा प्रेम रख लेते तो वो देश के भावी कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पर देख लेते। कम उम्र में ही आ गए थे आप। अब जो लोग आपसे मिलते हैं किस उम्मीद के साथ आपकी ओर देखते हैं? भाजपा कार्यकर्ता के रूप में। अरे भविष्य का पूछ रहे, वर्तमान तो हमें भी पता है वो वर्तमान में क्या कार्य करता है। 3-3.5 साल में प्रदेश का महामंत्री तक हो गया, तो उम्मीद कितनी जागी? दायित्व जो भी हो हिमांशु जी, दायित्व जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता ही रहता है। देखो सर, आप इतना बहकाने वाले आदमी कब से हो गए? अधिकारी थे तब तो ऐसे ना थे। निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूंगा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी हम लोग उसको सभी व्यक्ति अब खुशी खुशी निभाते हैं और निभाते रहेंगे। इसमें क्या बनना है, क्या पोस्ट पे पहुंचना है, ये बहुत लंबी बात नहीं करते। 2023 में चुनाव लड़ेंगे या लड़ाएंगे? पार्टी जो डिसाइड करेगी। तो खुद भी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे कि सब पार्टी के भरोसे छोड़ रखे? काम सारा करेंगे, निर्णय पार्टी लेगी। अपने आप को पार्टी में विलीन कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये ओपी चौधरी जी हैं, जब चुनाव के 3 महीने बचे हैं तब तक वो ये तय नहीं कर पाए वो चुनाव लड़ेंगे या लड़ाएंगे। उन्होंने केवल तय ये किया कि पार्टी तय करेगी। पर पार्टी की बात कैसे बनेगी अगर 3 महीने पहले भी पार्टी के इतने बड़े नेता को ये नहीं पता है कि वो क्या करेगा? अब हर चीज को मंच पे आपको तो बताएंगे नहीं तो कुछ छोड़ेंगे क्या आप? हमारी पार्टी को ही आप ले जाएंगे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में 2018 की खोई हुई साख को वापस हासिल कर पाएगी, ये सवाल है। इस सवाल के संदर्भ में उम्मीद जगाने की कोशिश में ओपी चौधरी जी हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं, रायगढ़ के बेटे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां खरी खरी बातचीत के लिए ओपी चौधरी जी के लिए। ओपी चौधरी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी पार्टी के संदर्भ में, आपके संदर्भ में, पार्टी जो भी फैसला लेगी आप मानेंगे और पार्टी आपके संदर्भ में अच्छा फैसला ले, ऐसी शुभकामनाएं हम इस मंच से व्यक्त कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई के लिए विनय जी। धन्यवाद।